और वो लगभग चौथे महीने में प्रेग्नेंट हुई। सर कि ये जो निसंतान दंपति है उनका रिजल्ट परसेंटेज क्या है? जैसे बुजुर्गों का देन है वो। हमारे आप एक वैद्यराज हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड। जी जी। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं गौतम वारियर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं इस वक्त हूं छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में, और मैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। तो आइए मैं आप सभी को उनसे रूबरू करवाता हूं। जितेंद्र सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सर, अभी जैसा कि आप एक वैद्यराज हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से मान्यता प्राप्त, साथ ही एक कवि भी हैं, कविता भी खुद लिखते हैं जी, और एक वीडियोग्राफर भी हैं जी। आप एक वैद्यराज हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड जी जी। तो ये आप कहाँ से सीखे, कैसे सीखे और क्या क्या समस्याओं का आप हल करते हैं, पहले ये बताइए जी। ये जो वैद्य वाले जो काम जो है ये पारंपरिक है। मैं पारंपरिक वैद्य हूँ। जैसे कई वैद्य होते जो नाड़ी छू के बताते हैं, तो मैं नाड़ी का ज्ञान नहीं लिया हूँ। मैं पारंपरिक वैद्य मतलब मेरे बुजुर्गों से सीखा हूँ। सारी बीमारियों का इलाज जो करता हूँ मैं, बुजुर्गों का देन है वो। हमारे पूरा जंगल में जड़ी बूटी जो आसपास के पेड़ पौधे जो छोटे छोटे वृक्ष है, सभी प्रकार के जो पौधे हैं कुछ ना कुछ काम में आता ही है जी। तो मैं अपने बुजुर्गों से सीखा हूँ ये वैद्य वाले काम जो है। जैसे पीलिया का हो गया, पीलिया का इलाज करता हूँ। टाइफाई के लिए हो गया, बाल बच्चे के लिए हो गया, गठिया, लकवा, साइट का, इस सभी छोटे छोटे बीमारियों का इलाज जो है, और सारी बीमारी का इलाज जो है जड़ी बूटी में संभव है। बिल्कुल। ये जो हमारे प्राकृतिक का देन जो है जड़ी बूटी, तो हर एक प्रकार की बीमारी का उपचार जड़ी बूटी से है। ये है कि आज के लोगों को लोग जो है धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खोने के कारण अब उनको जल्दी इलाज चाहिए जी। तो ये जड़ी बूटी में जल्दी नहीं होता है जी, थोड़ा समय लेता है, और जड़ी बूटी जो है जड़ से खत्म करता है सभी बीमारी को। और जड़ी बूटी के आजकल उत्पादन नहीं होता है, इसको तो जंगल से लाना है। अब हर एक चीज के लिए मैं जंगल नहीं जा सकता। कई और हमारे वैद्य साथी वो लोग जाते हैं जंगल, उन लोग लेबर लगाते हैं, खुदाई करवाते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया है। इसलिए जड़ी बूटी जो है महंगा पड़ता है, और लोगों को लगता है कि जड़ी बूटी की जो दवाई है, आयुर्वेदिक जो दवाई है वो महंगी है। तो महंगी होने के कारण यही है। लेकिन जड़ी बूटी जो है पूर्ण रूप से जड़ सहित बीमारी को खत्म करने वाला चीज है जी। तो सर, आप जड़ी बूटी खुद जाके जंगल लाते हैं और खुद बनाते हैं क्या, ये आयुर्वेद मेडिसिन? जी जी जी, समय समय में जैसे बारिश के दिन में जो नाग पंचमी होता है ना, उसमें हम लोग कंफर्म रहता है जड़ी बूटी के लिए जाना ही होता है जंगल में। उस दिन पूजा अर्चना करते हैं और जंगल में जा करके जड़ी बूटी लाते हैं। बस्तर में तो पूरा जंगल में पूरे जड़ी बूटी का खजाना है। अच्छा। जैसे बाल बच्चे नहीं होता है ना किसी का, अच्छा, निसंतान दंपति जो होते हैं, उसके भी इलाज करता हूँ मैं जी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आना ही पड़ेगा। आसपास के लोग रहते हैं तो उसको तो बुलाता ही हूँ। और कई जैसे बाहर के हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन मैं कोरियर के जरिए भेज भी देता हूँ दवाई को। मतलब यहाँ आने की जरूरत नहीं, आने की भी जरूरत नहीं है। आपको कॉल कर दे, आप अपनी समस्या बता दें और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता, आप यहाँ भेज देंगे जी। पहले पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद कोरियर में अपना सही एड्रेस बता दें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र सब जगह भेजता हूँ दवाई जी। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर आपको भी कुछ समस्या है और वैद्यराज जी से कुछ सलाह परामर्श या फिर कुछ मेडिसिन या आयुर्वेद दवा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं जी 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 जी, बिल्कुल। आप कभी भी फ़ोन लगाइएगा हमें, हम हमेशा फ़ोन उठाते ही हैं, नहीं उठाने वाले सवाल ही नहीं है। अगर फ़ोन एक बार नहीं उठा पाए तो हम कॉल बैक करते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी जी। उसी नंबर में जो स्क्रीन पे है, उस नंबर में व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी है। तो पर एड्रेस क्या है बता दीजिए, ताकि आसपास के लोग जो देख रहे हैं तो आपसे आके डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए जी। एक्चुअल में मेरा गांव जो है भिलाई से 45 किलोमीटर दूर में है खैर झीटी जी। खैर झीटी धमधा क्षेत्र जो मेरा गांव है वो पुराना गांव है। मेरा सर्टिफिकेट जो है उसी गांव के नाम से बना हुआ है, लेकिन मेरा निवास स्थान जो है भिलाई में है। आर्य नगर कोहका में रहता हूं मैं, और आर्य नगर कोहका में रहता हूं। आप कभी भी आएंगे मेरे को फ़ोन करके ही आइएगा, क्योंकि
मैं घर में जाकर के भी इलाज करता हूँ लोगों का। और घर में इलाज करने चले गया और आप लोग आ गए और दूर में हूँ तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये जो निसंतान दंपति है उनका रिजल्ट परसेंटेज क्या है? जैसे बहुत लोग लिए होंगे आपसे। जी, ऐसे एक पेशेंट था जो नागपुर महाराष्ट्र से थे जी और मैं भिलाई में हूँ। जी न तो वो पेशेंट मेरे को देखे थे जी और न मैं उस पेशेंट को देखा था। सिर्फ जो हुआ था बात फोन में हुआ था। वो मेरे को फोन पे करते पेमेंट और मैं कोरियर करता। और वो लगभग चौथे महीने में प्रेग्नेंट हुई 4 महीने की दवाई खाने से। और 4 महीने की दवाई खाने से प्रेग्नेंट हुई। फिर वो 7वें महीने पे मेरे पास एक बार आए। मतलब 4 महीना में रिजल्ट 4 महीने में उनको मिला है। जी। और एक जने को और जो दिया था उनको लगभग उनको भी 4-5 महीने ही में मिला था। और कई लोगों को 7-8 महीना लग जाता है। और 7-8 महीना ऐसे लगता है कि अब उनको समस्या अगर ज्यादा है तो हो सकता है 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना भी लग सकता है। बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के रहन बसेरा खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। डाइट भी मेंटेन करना जी। पड़ता है। और अच्छा एक बात और बता दूं, मेरे पास वही लोग आए इलाज कराने जो मेरे बताए हुए मार्ग में चल सकते हैं। क्योंकि जो मैं परहेज बताऊंगा उस परहेज को करोगे नहीं और उस परहेज को नहीं करोगे, जो समय में खाना है, जिस चीज़ को खाने के लिए छोड़ना पड़ रहा है उसको नहीं छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर उस चीज़ को नहीं कर पाओगे तो मैं डंके चोट से बोलता हूँ मत आना भैया मेरे पास। जो परहेज नहीं कर पाओगे मत आना। परहेज करोगे, ईमानदारी से दवाई खाओगे तो मैं गारंटी के साथ में भी इलाज करता हूँ। जिसके बाल बच्चा नहीं हो रहा है, निसंतान दंपत्ति जो है, मैं उसको गारंटी के साथ में इलाज करता हूँ। जिस दिन प्रेग्नेंट हुआ उस दिन अगर पेमेंट देने को तैयार है ना, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अपना खाने की गारंटी लो, दवाई और नियम पर। डाइट प्लान मेंटेन करना पड़ेगा जो आप बताएं। बिल्कुल, उसमें मैं गारंटी के साथ भी देता हूँ। सर आप दमक भी देते हैं ना? जी। तो उसका रिजल्ट मतलब कितने महीने खाने? दमा के जो रिजल्ट जो है 1 सप्ताह खाओगे ना तो कंट्रोल। देखो क्या होता है, बीमार जो व्यक्ति है और वो 2 दिन 3 दिन भी अगर खा लिया तो उनको अपने आप में आभास हो जाता है कि मुझे कैसे लग रहा है। ये तो गारंटी के 3 दिन से 5 दिन में ना रिजल्ट मिल जाता है उसको। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाई होता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का कोर्स होता है। कई दवाई को 9 महीने खाना पड़ता है। जैसे मैं टाइफाइड का दवाई देता हूँ। टाइफाइड का जो दवाई देता हूँ, और टाइफाइड बीमारी जो एक ऐसे बीमारी जो डॉक्टर इलाज तो कर देता है, ठीक है, इलाज कर देता है, लेकिन जो टाइफाइड के जो संक्रमण है साल भर रहता है। और साल भर संक्रमण रहता है तो उसके लिए दवाई धीरे धीरे लेना पड़ता है। मैं जो देता हूँ आयुर्वेद में दवाई, वो 3 दिन के 3 खुराक में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में जो साल भर वो संक्रमण रहता है, इसलिए मैं 3 महीना लगातार खिलाता हूँ दवाई। उसके 3 महीने के बाद में 1-1 सप्ताह में खाना पड़ता है दवाई को। और 1-1 सप्ताह में खाएंगे वो 3 महीना। उसके बाद 15-15 दिन में खाना है। मतलब 1 महीना में 2 बार। शुरू में तो कंटिन्यू खाना पड़ेगा, उसके बाद में हफ्ता में खाना पड़ेगा, उसके बाद वाले महीना में 3-3 महीना गैप में, फिर 15-15 दिन में खाना है, 1 महीना में 2 ही दिन खाना है। ऐसे तब जाके वो पूरा जड़ से खत्म होता है। और आने वाला समय में उसको नहीं के बराबर चांस रहेगा टाइफाइड होने का। बहुत अच्छा। और पीलिया का जो दवाई है, पीलिया के लिए 3 दिन आना पड़ता है और 3 दिन आना पड़ेगा रेगुलर, और 3 दिन सुबह नहलाऊंगा। और उसके जो दवाई है उसमें मैं लगभग 5वीं कक्षा में था तब से इलाज कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 35-36 साल हो गया है। वो भी निःशुल्क है इलाज के, उसमें चार्जेस नहीं है। पीलिया में, अच्छा, पीलिया में और इसमें टाइफाइड में इलाज जो है निःशुल्क है, दवाई का चार्जेस है। इलाज का कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। सिर्फ बड़ी बात है जी, नारियल अगरबत्ती बस लेता हूँ उसके लिए। मतलब झाड़ते भी हैं क्या? जी, नारियल अगरबत्ती में ही मैं उसके काम करके दे देता हूँ दवाई को। अच्छा सर, अगर ये हमारी वीडियो को कोई महिलाएं देख रही होगी तो उनके मन में एक सवाल जरूर आ रही होगी जी, कि जैसे कि महिलाओं बहुत परेशान रहते हैं अपने पति के शराबी होने पर। जी, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या शराब को छुड़ाने का कुछ है क्या? जी, शराब छुड़ाने का कुछ है, लेकिन जैसे मैं दवाई दूंगा और उस दवाई को दूंगा ना तो सिर्फ उनके महिला को ही देता हूँ। उस दवाई को महिला को ही दूंगा और उस दवाई को उनको खिलाना है। जब उस दवाई को खाएंगे और खाने लगेंगे तो उसको खाना खूब खिलाएगा। शराब पीने की कोशिश करेगा तो उसको उल्टी आएगा।
उल्टी आने से वो शराबी जो है शराब को छोड़ना चाहेगा। जी। अब वो दवाई 50% काम करेगा और वो जो पीने वाला है वो अगर मन में ठान लिया तो 100% उसके शराब छूट जाएगा। जी। और ऐसे लाख दवाई खिला लो, शराबी शराब नहीं छोड़ सकता। अगर शराबी छोड़ना नहीं चाह रहा तो छोड़ जी, नहीं सकता। 50% उसके भी मत होना चाहिए जी। छोड़ने के लिए। दवाई तो पहले 50% अपना काम करेगा। जी। और 50% अगर वो छोड़ने वाला लगाए तभी छूट पाएगा, अन्यथा कोई गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं छुड़ा सकता। सही बात है, आपका कहना सही है सर। 50-50 है उसमें। 50-50 क्योंकि जिसमें भाई चांस है उसी चीज को बताऊंगा, लेकिन ये 50-50 अगर मान लिया तो 101% काम करता है दवाई। जी। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना वैद्यराज और अभी जानते हैं एक कवि जितेंद्र वर्मा जी को। तो जी। सर आप कवि भी हैं जी। कविताएं लिखते हैं और कवि सम्मेलन में भी जाते हैं। जी। तो ये कैसे लिखना शुरू किए, ये बताइए। जी 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 मैं लगभग चौथी कक्षा में था, तब से जो ग्रामीण अंचल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है स्कूलों में। और सभी गीतकार, साहित्यकार, संगीतकार जो है लगभग अपने स्कूल से ही शुरुआती दौर जो है शुरू होता है। तो वहीं से मैं कविता बोलना शुरू किया था और थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी किया था, लेकिन डांस में मुझे रुचि नहीं था। अब वो सिखा दिए थे तो डांस कर लिए थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन कविता में रुझान मेरा कविता शायरी में स्कूल के समय से ही हुआ है। जी। तो जैसे कि मैंने सुना है कि आप कविता का जो संग्रह है वो बुक्स भी छपवा हुआ है। जी जी जी। बुक तो वैसे 6-7 बुक छपा हुआ है, लेकिन अभी मेरे सामने में एक काव्य सागर साझा संकलन है। इसमें 60-62 कवियों का संग्रह है ये, और 5-7 ठो और बुक है जिसमें भी साझा संकलन है। तो उसमें भी मेरा 2-3 कविता शामिल है। तो सर, कवि सम्मेलन में आप कहाँ कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाते हैं या फिर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाते हैं? जी जी, बाहर नहीं जा पाया हूँ अभी तक के, तो अवसर नहीं मिला है। और आसपास में रायपुर में और अपना दुर्ग, भिलाई और ये आसपास के ग्रामीण अंचल में जाता हूँ, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होता है। तो आज ही रात में आया हूँ, एक दानी कोकड़ी गांव है हमारे धमधा क्षेत्र में, वहाँ कवि सम्मेलन था, इसलिए वहाँ गया था। खुद का लिखा हुआ कोई आपका जो मनपसंद, जो फेवरेट कविता है ना? जी जी, सुना दीजिए। जी जी जी। ये कविता मैं ले रहा हूँ, अपने गांव के बारे में लिखा था। ये काव्य सागर साझा संकलन जो है इसमें मिलेगा, और इसमें एक मैं कविता लिखा था, अपने गांव के बारे में लिखा था। तो इसमें ऐसा था कि गांव की गली, ये हर गांव की आप बिल्कुल सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अगर गांव से हैं तो अपने गांव को महसूस कीजिएगा। गांव की गली बैलगाड़ी चली, गांव की गली बैलगाड़ी चली, धूप हो या छांव, कितना सुंदर मेरा गांव, कितना सुंदर मेरा गांव। किसान चले कतार में बैलगाड़ी ऊपर बैठ, किसान चले कतार में बैलगाड़ी ऊपर बैठ, पगड़ी बांधे सिर पे गमछा दिए लपेट। गांव में जब बैलगाड़ी में चलते हैं लोग, तो जैसे वो अपने सिर में गमछा को बांध करके चलते हैं हमारे किसान साथी। प्रकृति से घिरा हुआ खदर भरी है छांव, गांव में खदर भरी छांव होता था। अभी गवर्नमेंट के द्वारा तो पेमेंट वगैरह मिल जा रहा है, तो छत वाले घर बन जा रहा है, लेकिन गांव में वही होता था। प्रकृति से घिरा हुआ खदर भरी है छांव, कुत्ता बिल्ली मुर्गरी सबको मिलता छांव। गांव में कुत्ता बिल्ली मुर्गी सबके लिए जगह होता था। अगर कोई खा रहा है तो उनके लिए भी थोड़ा सा निकाल के दे देते थे। और आज भी वो चीज गांव में आपको मिलेगा। ग्रामीण बैठे चौक चौराहे, लिए धूप और छांव, कितना सुंदर मेरा गांव, कितना सुंदर मेरा गांव। गांव में कभी जाओगे तो चौपाल लगा हुआ रहता है, कोई पेड़ के नीचे में। और ये जो चित्र चिंतन किया था, एक मुझे विषय मिला था, तो ये चित्र चिंतन के कविता है, और इसमें सारी चीज मेरे गांव के ही गांव की दशा को मैं इसमें सिरजाने का प्रयास किया था इस कविता में। बहुत अच्छा सर, मजा आया आपकी कविता को सुन के। तो अब हम जानना चाहेंगे, वीडियोग्राफी का शौक आपको कैसे लगा? मेरे स्टूडियो जो है विवेक एंड कांची डिजिटल फोटो स्टूडियो, सिरसा रोड, कोहका, भिलाई जी। और लगभग ये इस कार्य में मैं 2011-12 से आया हूँ, और 2011-12 से लगातार इस काम में लगा हूँ मैं। वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, ड्रोन शूट
और खुद ही एडिटिंग मिक्सिंग खुद ही करता हूँ। और इसके लिए मैं अभी तक के महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, विशाखापट्टनम तरफ गया था, मतलब 12-13 साल लगभग हो गया इस लाइन में। तो वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी का काम जो है, शादी ब्याह और छठी बर्थडे जो भी कार्य में हो, फोटो खींचने के लिए बुलाओगे हम जरूर आएंगे, पहुँचेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसी आसपास में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, सभी तरफ जा करके हमको क्या है जी, जाना है, आपके घर में रहना है, शादी ब्याह में बुला रहे हो, 3 दिन 4 दिन आपके साथ में बिताना है। कम पैसा में भी करता हूँ मैं काम, लेकिन कम पैसे में करूँगा तो उसमें नाम मेरा खराब होता है, क्योंकि क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा तो मुझे क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैं पेमेंट ज़्यादा लेता हूँ। और जैसे दाम वैसे काम, मैं ज़्यादा पेमेंट लेता हूँ, इसलिए अच्छा काम करके देता हूँ। प्री वेडिंग शूटिंग को मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ, क्योंकि लेकिन सर प्रचलन में है। जी प्रचलन में है, बहुत सारे धोखे हो जा रहा है, क्योंकि प्री वेडिंग शूट पहले कर लेते हैं और एन वक्त में कोई लड़की भग गया, लड़का भग गया, ये मामला बहुत अधिकतर आया है। और प्री वेडिंग शूट में लोग जा करके 1 दिन 2 दिन बाहर रहते हैं, कि हमारे मेरे हिसाब से मेरे धर्म के खिलाफ है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अभी मजबूर कर दिए थे करके मुझे एक प्री वेडिंग शूट करना पड़ा था। तो साथियों, अगर आपको शादी ब्याह में वीडियोग्राफर की जरूरत हो तो भी सर से कांटेक्ट करें, नंबर आपके स्क्रीन पर है। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे, पता चला है कि आप स्क्रिप्ट लिखते भी हैं और एक्टिंग के क्षेत्र में भी कुछ काम किए हैं। जी तो ये शौक आपको कब से लगा और क्या क्या लिखे हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो ये स्क्रिप्ट लिखने का शौक जो है मुझे काफ़ी था, और स्कूल कॉलेज के समय में भी गीत कविता शायरी वगैरह लिख लेता था। तो ये स्क्रिप्ट जो मैं लिखा था, एक उजियार करके शॉर्ट फिल्म भी बनाया है। उजियार एक शॉर्ट फिल्म है, 11-12 मिनट का है, उसके कहानी को मैं लिखा हूँ। और एक शॉर्ट मूवी के लिए हम लोग और लिखे थे, जो छत्तीसगढ़ी में लिखा था, तो भैया जी खुद उसको हिंदी में कराए थे, उसके फिल्मांकन करना था, लेकिन एन वक्त में कोरोना काल लग गया, तो कोरोना काल के चलते वो आज तक के फंस गया है। और इसके अलावा मैं 3-4 ठो और लिख के रखा हूँ, जो अभी फिल्मांकन नहीं हो पाया है। जी, तो सर मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा, जो अभी आप स्क्रिप्ट राइटिंग के जो बात की, तो मैं सर मुझे एक स्क्रिप्ट दिए थे, क्योंकि मैं भी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, निर्माता और निर्देशक हूँ मैं भी। तो मुझे जब इनसे संपर्क हुई तो मैंने बोला कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो दीजिए, मैं बनाऊँगा। तो ये एक शर्त रखे कि मैं खुद एक्टिंग करूँगा। तो मैं बोला कि ठीक है, आप आ जाइए झारखंड, एक्टिंग कीजिएगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सामाजिक फिल्म पर जो रक्तदान से संबंधित था, उस पर लिखकर एक बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ी में वो लिखकर मुझे दिए। मैं उनको उस स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि रक्तदान मैं भी करता हूँ, मुझे भी रक्तदान करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखे होंगे, जानते होंगे, जो मेरे जानने वाले जानते हैं, मैं बराबर रक्तदान करता हूँ। तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आया और मैं उसमें कुछ बदलाव करके उसको अब लिख के रखा हुआ हूँ। लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण अभी तक पेंडिंग है, लेकिन कभी ना कभी मैं उस फिल्म को जरूर शूट करूंगा। जरूर शूट करेंगे, बहुत अच्छा फिल्मांकन होगा उसके। जी, आपका एक यूट्यूब चैनल है, शायद कवि से संबंधित है जी, कवि के संग चाय। जी, कवि के संग चाय है यूट्यूब चैनल का नाम है। जी। तो यूट्यूब चैनल के नाम कवि के संग चाय। लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे रखे हो कवि के संग चाय, तो कवि के संग चाय इसलिए उस चैनल के नाम रखा हूँ। मैं खुद कवि हूँ जी, और कवि, गीतकार, साहित्यकार, जो कलाकार लोग हैं, और बहुत सारे चीज़ों का मेरे चैनल में दिखाता हूँ मैं। तो कवि गीतकार के साथ में जब बैठ रहे, तो मैं कवि हूँ, आप साहित्यकार हो, तो आप मेरे साथ चाय पीने बैठो, तो कवि के संग चाय पी रहे हैं। तो इसलिए मैं कवि के संग चाय रखा हूँ। और उसमें पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार, साहित्यकार, सभी मूर्धन्य कवि जो छुपे छुपे हैं, जिसके पास कोई आज तक के चैनल वाले नहीं जा पाए हैं, कोई उनको पूछने तक नहीं जा पाए, उनके आवाज़ दबे, उस कलाकार के आवाज़ को उठाने के लिए मैं इस चैनल का निर्माण किया हूँ। तो अगर आप सर के चैनल को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक जरूर डाल दूंगा, आप क्लिक करके जरूर देखें और सर को सपोर्ट भी करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। हमारे कवि के संग चाय चैनल जो है, बिल्कुल आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में अधिकतर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अंचल में ही अभी घूम रहा हूँ, इसलिए उसको छत्तीसगढ़ी में ही रखा हूँ मैं। और बहुत सारे हिंदी में भी है, जो हिंदी भाषी उनको मैं हिंदी में भी इंटरव्यू लिया हूँ। जी। तो साथियों, अभी तक आपने जितेंद्र सर को सुना, जो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है।
अगर आपको भी इनसे कुछ हेल्प लेना है, जैसे कि किसी तरह का बीमारी से परेशान है, तो इनसे संपर्क करके आप हेल्थ सलाह ले सकते हैं हेल्थ के बारे में इनसे। तो साथियों, अभी तक आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आगे आप क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो सर, अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार। जय जोहार।